हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीड रिमूवल के बारे में डिटेल में। हम लोग ने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र्स के बारे में, फर्टिलाइज़र्स कितने तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके टाइप्स पढ़े थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉटन को कैसे ग्रो किया जाता है, तो उसका एक प्लांट केयर था कि कॉटन के प्लांट को केयर कैसे किया जाता है। तो प्लांट केयर में हम लोग ने वीड रिमूवल के बारे में पढ़ा था। वीड रिमूवल क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोगों ने फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक था कि जैसे कि वीड जो है कंपटीशन करता है कॉटन प्लांट के साथ साथ, जैसे इसीलिए उस वीड प्लांट को हटा दिया जाता है, क्योंकि कॉटन प्लांट जो सनलाइट ले रहा है, वाटर ले रहा है, फर्टिलाइज़र ले रहा है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो वो वीड लेने लगेगा ना, वीड प्लांट्स लेने लगेगा। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र्स का एक टॉपिक था, तो फर्टिलाइज़र्स के बारे में इसलिए हम लोग ने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइज़र्स क्या होता है। तो फर्टिलाइज़र्स दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, जिसमें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी 4 तरह के होते हैं, जिसे फार्म मैन्योर, कॉ डंग कहते हैं, फिर ग्रीन मैन्योर क्या था, बोन मैन्योर क्या था। ये 4 तरह का पढ़ने के बाद फिर हम लोग आए थे केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जिसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है। यूरिया है, फिर फॉस्फोरस में हम लोग ने डैप पढ़ा था, फिर पोटेशियम में मॉप पढ़ा था, म्यूरिएट ऑफ पोटैश। तो इतना पढ़ने के बाद फिर वीड रिमूवल में ही हम लोग ने डिस्कस करना है आज कि इफ़ वीड आर नॉट रिमूव्ड ऑन टाइम, अगर हम लोग वीड प्लांट्स को टाइम पर रिमूव नहीं करेंगे तो कॉटन प्लांट वीक हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा न्यूट्रिशियस वीड प्लांट ले लेगा। तो इसीलिए इसे रिमूव करना पड़ेगा टाइम पर। इट्स ग्रोथ विल स्लो डाउन, इसका ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका सारा न्यूट्रियस जो है सॉइल से वो पूरा वीड प्लांट खींच लेगा। देयर विल बी फेवर फ्लावर्स एंड बॉल्स, इससे क्या होगा कि फ्लावर्स और बॉल्स जो है वो बहुत कम आने लगेंगे। द यील्ड ऑफ द एंटायर क्रॉप विल डिक्रीज, और पूरे फसल का जो उपज है वो घटने लगेगा। तो वाई इज़ वीड रिमूवल नेसेसरी, वीड रिमूवल आखिर ज़रूरी क्यों है। वीड सक अप द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मैंने पहले ही बोला था कि वीड जो है सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है, इसीलिए उसे रिमूव कराना ज़रूरी है, नहीं तो कॉटन प्लांट को कुछ मिल ही नहीं पाएगा न्यूट्रिएंट्स। कॉटन प्लांट डू नॉट गेट इनफ, और वो ज़्यादा सनलाइट और एयर भी नहीं ले पाएगा। इसीलिए वीड ऑल्सो, और वील जो है क्या करता है कि ये स्प्रेड फैलाता भी है, ये कीट और बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलाता है, इसीलिए इसे रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसका क्या क्या मेथड है वीड रिमूवल का, टोटल 4 मेथड है। एक मैनुअल है जिसे बाय हैंड बोलते हैं, इसमें क्या है कि अपरूटिंग वीड्स विद अ होय और बाय हैंड, मतलब कुदाल और हाथ से उसके रूट को निकालना, वीड्स के जितने भी रूट हैं। तो ये हो गया मैनुअल प्रोसेस। दूसरा है मैकेनिकल में क्या है कि ट्रैक्टर या लाइट मशीन, हल्की मशीनों से वीड को निकालना। तीसरा है केमिकल, मतलब हर्बिसाइड्स, अप्लाइंग स्पेशल मेडिसिन फ्रॉम व्हेन नीडेड, मतलब ऐसा खास मेडिसिन देना जिससे कि सारा वीड प्लांट ख़त्म हो जाए। मल्चिंग मतलब कि स्प्रेडिंग ड्राई लीव्स और प्लास्टिक अराउंड द प्लांट सो दैट वीड्स डू नॉट ग्रो, सूखे पत्ते और प्लास्टिक जो है प्लांट के चारों तरफ बिछा देने से क्या होगा कि वीड प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वीड के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो कॉटन प्लांट को केयर करने के लिए वीड रिमूवल बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या है कि लाइट इरिगेशन भी करना चाहिए। तो लाइट इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मतलब कि वाटरिंग द फील्ड, खेत में पानी देना, तो इसे इरिगेशन कहते हैं। और लाइट इरिगेशन मतलब कि वाटरिंग इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रिक्वेंटली, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी देना, एक बार में ज़्यादा नहीं देना। इन दिस द सॉइल इज़ वेटेड बट नॉट सो मच वाटर इज़ गिवन दैट द फील्ड गेट्स फ्लडेड, इससे क्या होगा कि ये मिट्टी जो है धीरे थोड़ा थोड़ा गीला रहेगा, और ज़्यादा पानी देने से क्या होगा कि ना पूरे खेत में एकदम पानी भर जाएगा, एकदम फ्लडेड हो जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देना है। तो थोड़े थोड़े पानी को ही लाइटली, मतलब लाइट इरिगेशन कहते हैं, क्योंकि इरिगेशन मतलब पानी देना और लाइट मतलब हल्का हल्का पानी देना। तो वाई इज़ लाइट इरिगेशन नेसेसरी इन कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप में लाइट इरिगेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कॉटन का जो रूट होता है, उसके जो जड़ें होते हैं बहुत डीप होते हैं, गहरे होते हैं। बट इन द बिगनिंग, शुरुआत में शुरुआत के जो सीडलिंग स्टेज होता है, तो उसमें रूट्स क्या है, स्मॉल होता है, तो उसको पानी और मॉइस्चर्स की नमी की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए उसे शुरुआत में लाइट इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ टू मच वाटर इज़ गिवन, अगर हम लाइट इरिगेशन के बदले अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, हेवी इरिगेशन दे देंगे, तो द सीड्स में रॉट, उसका सीड्स क्या होगा कि ज़्यादा पानी से सड़ने लगेगा और प्लांट का ग्रोथ भी रुक जाएगा। दैट इज़ वाई लाइट इरिगेशन हैज़ टू बी डन सो दैट द सॉइल रिमेन्स मॉइस्ट एंड द प्लांट ग्रोज हेल्दी, इसीलिए लाइट इरिगेशन देना चाहिए, क्योंकि सॉइल जो है नमीदार रहेगा और प्लांट हेल्दी ग्रो करेगा। तो प्लांट केयर में वीड रिमूवल हम लोग ने पढ़ा, लाइट इरिगेशन पढ़ा, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, मतलब कि
इसे पेस्ट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कीटों से। तो कॉटन क्रॉप को प्रोटेक्शन कराना पेस्ट से प्लांट केयर में क्या है। कॉटन इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड, कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहते हैं, बट इट इज़ वेरी फेवरेट प्लांट ऑफ पेस्ट। ये कीटों का, इंसेक्ट्स का फेवरेट प्लांट होता है, वो उसे खा लेते हैं और उसके प्लांट को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इन डिफरेंट वेज। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अलग अलग तरीक़ों से कॉटन प्लांट को प्रोटेक्ट करें। पहला पॉइंट है मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन। कॉटन का कौन कौन सा पेस्ट है, कौन कौन सा कीड़ा है कॉटन में जो लग जाता है। जैसे बॉल वर्म, ये बॉल वर्म क्या करता है कि ये फ्लावर और इस सीड के स्टॉक को खा जाता है। जैसिड्स एक इंसेक्ट है जो स्मॉल ग्रीन इंसेक्ट होता है, कॉकरोच जैसा लगता है। ये क्या करता है कि लीफ को येलो कर देता है और कर्ल कर देता है। एफिड्स क्या करता है कि ये प्लांट के सारे रस को चूस लेता है। वाइट फ्लाई क्या करता है कि प्लांट को वीक एकदम कमज़ोर कर देता है, उसके रस को चूस के प्लांट के, और वायरस भी फैलाता है। थ्रिप्स एक इंसेक्ट है जो लीफ को डैमेज कर देता है, उसे खुरुच के पत्तों को, कॉटन के पत्तों को डैमेज कर देता है। तो इसका प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये सारे पेस्ट से इसे कैसे बचाया जाए। तो इसका प्रोटेक्शन मेथड है, 3 तरह का मेथड है जिससे हम कॉटन के प्लांट्स को इस सारे पेस्ट से प्रोटेक्ट कर सकें। कल्चरल मेथड में पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग हेल्दी सीड्स यूज़ करेंगे जिससे कि कॉटन प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरा है कि क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या है, तो क्रॉप को रोटेट करके लगाना, मतलब कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एवरी ईयर। हर साल एक ही उसी फील्ड में अलग अलग तरह का क्रॉप को ग्रो करना। अब एक ही फील्ड में हर साल अलग अलग तरह का क्रॉप को क्यों ग्रो करना, क्योंकि अगर कॉटन को, अगर हम मान लीजिए हम कॉटन को ग्रो किए किसी भी साल, मतलब इस साल मान लो कॉटन को ग्रो किए, उसका बीज बो दिए फील्ड में, तो फिर क्या है कि पल्सेस, जैसे कि जैसे पल्सेस में मूंग हो गया, अरहर हो गया, ग्राम हो गया, या कोई अदर क्रॉप हो गया, तो उसे हम उसी फील्ड में फिर नेक्स्ट ईयर हमको उसे बो देना है। मतलब उसी साल पहले कॉटन बो दिए और फिर नेक्स्ट ईयर हम क्या कर दिए कि उसी फील्ड में क्या कर दिए कि पल्सेस को उगा दिए। तो ऐसा क्यों करना है कि उसी फील्ड में हम एक बार कॉटन को ग्रो कर रहे हैं और फिर उसी फील्ड में नेक्स्ट ईयर हम पल्सेस को ग्रो कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेस्ट के साइकिल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि पेस्ट जो है डिजीज़ फैलाता है, तो इसके साइकिल को ब्रेक करने के लिए। तो क्या है कि कॉटन जो इंसेक्ट है, कॉटन का जो इंसेक्ट्स है, जैसे बॉल वर्म हो गया, वाइट फ्लाई, ये जो ज़्यादातर है ना कॉटन प्लांट्स में रहते हैं। और अगर फार्मर जो किसान जब एक कॉटन का ही बीज अगर हर साल बोएंगे तो सेम इंसेक्ट वहाँ पे रह जाएगा और अपना तादाद को बढ़ा देगा, उसके तादाद को, उसके साइकिल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। इसीलिए हम लोग एक ही फील्ड में हर साल अलग अलग क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसी कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो वही लिखा हुआ है कि इफ़ द फार्मर सो कॉटन एवरी ईयर देन द सेम इंसेक्ट विल लिव इन द सेम फील्ड एंड मल्टीप्लाई। बट इफ़ अनदर, लेकिन अगर हम अलग क्रॉप को जैसे इसमें बो देंगे, जैसे पल्सेस को बो दिए, तो क्या होगा कि इंसेक्ट जो है वो फूड नहीं खा पाएगा कॉटन का, क्योंकि वहाँ पे पल्सेस को बो दिए हैं, तो इसीलिए उसका साइकिल ब्रेक कर जाएगा। तो इसका दूसरा स्टेप्स क्या है, कल्चरल मेथड का। पहले हम लोग ने पढ़ा कि यूजिंग हेल्दी सीड्स, दूसरा पॉइंट था क्रॉप रोटेशन, तीसरा पॉइंट क्या है कि टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी के उपजाऊ का क्षमता को बढ़ाना, इम्प्रूव करना। इसमें क्या है, जैसे लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स मतलब दाल वाली जितनी फसलें हैं, वो क्या करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा है कि दाल को जो उगा रहे हैं तो उससे ये भी फ़ायदा है ना, क्योंकि जितनी भी दाल वाली फसलें हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट में, और जब रूट में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है तो वो मिट्टी में पूरा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। तो उसी न्यूट्रिएंट्स में फिर जब हम नेक्स्ट ईयर कॉटन को ग्रो करेंगे तो कॉटन अच्छे से ग्रो करेगा। तो दिस मेक्स द सॉइल फर्टिलिटी एंड कॉटन गेट्स गुड न्यूट्रिशन द नेक्स्ट टाइम। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कॉटन जो है अच्छा न्यूट्रिशन लेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि सॉइल अच्छे से फर्टाइल हो जाता है, मिट्टी अच्छे से उपजाऊ हो जाता है। तो कल्चरल मेथड का एक और पॉइंट है अर्ली सोइंग, मतलब टाइम पर बो देने से बीज क्या होता है कि वो बहुत सारे पेस्ट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। वीड रिमूवल, बिकॉज पेस्ट ऑल्सो थ्राइव ऑन वीड को रिमूव करना, वीड भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वीड तो रिमूव करने का प्रोसेस हम लोग ने जान ही गए हैं। तो वीड को भी टाइम पे रिमूव करने से क्या होगा कि पेस्ट जो है वो जो पनपते हैं वीड्स में, तो वो वीड को रिमूव करने पर वो हट जाएंगे वो सारे पेस्ट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कॉटन क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और कौन कौन सा पेस्ट उसे नुकसान पहुंचाता है और उसे प्रोटेक्ट करने का क्या क्या मेथड है, तो एक मेथड हम लोग ने आज पढ़ा, कल्चरल मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये एक मेथड क्या है,
इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए कि इसके आगे कौन कौन सा टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे।